एनिमी से शुरू करने से पहले इसकी स्टोरी जानना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। जब राजाओं के दिन थे तब मैजिक की शुरुआत हुई। जिसको जिसको मैजिक आता था वो सबसे ऊपर लेवल के थे और किसी किसी को मैजिक नहीं आता था क्योंकि उन पे मैजिक काम ही नहीं करती थी। और पहले के ज़माने में जिसको मैजिक नहीं आता था उसको निचली नज़रिए से देखा जाता था। ज़्यादातर जो मैजिक नहीं जानते थे उनको काम कराया जाता था, जैसे कि माइनिंग, खुदाई का काम, खेती करवाना। तो इनको विभिन्न तरीके से काम कराया जाता था। और जो मैजिक वाले थे वो दुकान दे सकते थे, बाकी आम इंसान नहीं दे सकते थे क्योंकि उनको नीचा नज़रिए से देखा जाता था। और वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर वो भी जानते थे कि अगर हमने कुछ बोला तो हम इनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई मैजिक की शक्ति नहीं है। तो इसी कारण चुपचाप उन लोगों ने गुलामी की मैजिक वालों का। मगर उन आम लोगों के पास कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, जो आम लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे। यहाँ तक कि मैजिकर्स के मामले में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते थे और उनको लकड़ी काटना, फर्नीचर बनवाना, विभिन्न तरीके से भारी भारी काम करवाया जाता था। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि कोई कोई हथियार उनके लिए ही कंफर्टेबल है, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। जैसे किसी ने तलवार पकड़ लिया तो वो बोल रहा है कि मैं तेरे लिए बना हूँ, या फिर हथौड़ा, कुछ भी। तो ऐसे ही कुछ लोग लकड़ी काटने गए थे, जहाँ पे लकड़ी काट रहे थे जंगल पे। तो उधर कुछ मॉन्स्टर आ गए जो उन पे हमला कर रहे थे। मैजिकर्स वो मॉन्स्टर को मार तो देते थे मगर ज़्यादातर मार नहीं पाते थे क्योंकि उधर ज़्यादा झुंड में मॉन्स्टर थे। तो कुछ कुछ मॉन्स्टर उन इंसानों को भी पकड़ के मार देते थे। उधर में एक लड़का था जिसमें हाथ में लकड़ी काटने वाला हथियार था और वो जो वेपन को पकड़ा हुआ था तो बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। उस वेपन से गर्मी फील हो रही थी, ऊर्जा फील हो रही थी और उसको डर भी कम लग रहा था क्योंकि उसके साथ वो वेपन था। वो मॉन्स्टर जब मारने के लिए आगे बढ़ा तो वो थोड़ा सा डर के मारे अपने वेपन से उसको हमला किया और उस वेपन का जो स्लैश इतना बड़ा था कि वो मॉन्स्टर को दो टुकड़े में तो कर ही दिया। जंगल के 10 मीटर के दायरे में एक भयानक स्लैश देखने को मिल गया जो उधर मैजिक वालों भी देख के हैरान हो गए। तो उसने उसी वेपन से सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया। और ये सब बातें राजाओं को मालूम हुई और उसके बाद जिनको भी स्ट्रेंथ ज़्यादा था उन लोगों को जो भी हथियार में ऊर्जा और कंफर्टेबल फील होता था उनको वही हथियार थमा दिया गया और उनको प्रैक्टिस कराया गया और उनको अनोखी अनोखी वेपन की ताकतें मिलने लग गई। जैसे शैडो पे मारने से एक्चुअल बॉडी पे कट लग जाता है, या फिर वेपन को फेंक दो तो घूम के वापस आ जाता है। वैसे अलग अलग प्रकार का उनका वेपन पावर मिल गया और उनका नाम दिया गया वेपनर्स। 10 साल बीतने के बाद एक जगह खुदाई का काम हो रहा था। उधर खुदाई करते करते एक क्रिस्टल मिला जो एक लड़के को मिला था। उसने क्रिस्टल को छुआ और वो जाके उस बंदे के कंधे पे चमकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्रिस्टल उसके पास क्यों आया और चमक क्यों रहा है। उधर मैजिक वाले भी पहरा दे रहे थे कि कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उन्हें देख के हैरान हो गए। उसके बाद उसको छुड़ाने लगे, वो नहीं छूटता था। उसको जितना भी कोशिश किया मगर वो क्रिस्टल छूटता ही नहीं था। उसको तोड़ने की कोशिश की, बहुत कोशिश की मगर वो छूटा ही नहीं। अगर ये क्रिस्टल किसी के पास चले जाए तो वो कभी भी ज़िंदगी भर उसी के साथ रहता है। और उधर एक ही क्रिस्टल नहीं था, जितने भी खुदाई करने वाले लोग थे उधर बहुत सारे क्रिस्टल थे और वो बहुत सारे लोगों के पास कंधे में आ गए। मगर बस वही चीज़ नहीं रही थी,
उनके पास एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा था। तो उन्होंने उसी में से एक बंदे ने क्रिस्टल का यूज़ करके मैजिक करके दिखाया। उससे पूछा गया कि ये तुमने कैसे किया? तो उसने बताया कि जो उसने ऊर्जा महसूस की थी उसको बैठ के ठंडे दिमाग से महसूस करने की कोशिश की, जो उसको ठंडा और गीला गीला लगने लगा। तो उसने सोचा कि ये पानी जैसा कुछ आकार का था। तो उसी को सोच के उसने मैजिक करने की कोशिश की और आंसर भी वही मिला। पानी का एक मैजिक दिखाई दिया जो उस क्रिस्टल वाले लड़के ने बनाया था। उस वाटर मैजिक में छोटे छोटे पार्टिकल में क्रिस्टल भी मिले हुए थे। तो उसी तरह सब ने जो जिसके पास क्रिस्टल था, सब ने उसी की तरह नकल की, महसूस किया और अपना अपना पावर को जाना। तो सबके पास अलग अलग पावर थी। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि इनको मैजिक क्रिस्टल से मिलता है और इनको नाम दिया क्रिस्टलर्स। ऐसे ही सदियाँ बीतते गई। वेपनर्स, क्रिस्टलर्स और मैजिकर्स, इस बार वो लोग ऊंचे ऊंचे दायरे पे रहने लग गए। मैजिकर्स फर्स्ट नंबर पे रहने लग गए, क्रिस्टलर्स सेकंड और वेपनर्स थर्ड, और लास्ट में नीचे जाति के लोग, जो अब तो पहले की तरह गुलामी तो नहीं कर रहे, मगर उनको अभी भी नीचे जाति में ही देखा जाता है। अब उनको दुकान देने का अधिकार तो मिल चुका है और उनको काम भी नहीं करवाया जाता, मगर अभी भी उनको नीचे जाति का ही देखा जाता है। जैसे उनको हाथ ना मिलाना, उनसे बातें ना करना, उनके दुकान में नहीं जाना। तो ऐसे ही उनकी आम लोगों की ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन एक देश में भयानक जंग हुई, जिसमें मैजिकर्स कम थे और स्ट्रिलियस ना के बराबर थे, वेपनर्स भी ना के बराबर ही थे। उधर आम लोग ही ज़्यादातर रहते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि ये आम लोगों को भी यूज़ किया जाए इन जंग में। तो उनको ज़बरदस्ती जंग में उतारा गया। कुछ लोगों ने इसको बिजनेस करने के लिए बनाया था, जिसको लिखावट के जरिए कुछ मैजिक को कैद करा जा सकता था, आम लोगों को बेचा जाता था और आम लोग ऊंचे दाम पे खरीदते भी थे, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वेपन्स भी रखना चाहते थे मैजिक की। ये स्क्रॉल धीरे धीरे वक्त के साथ धीरे धीरे सबको पता चल गया और सारे राजाओं ने ये बेचना बंद करवा दिया और हर साल एक एक स्क्रॉल बना के हर एक आदमी को एक एक दे दिया जाता था फ्री में, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता था। तो इसी तरह से ये स्क्रॉल की शुरुआत हुई। तो जब जंग हो रही थी तो सब लोग लड़ाई कर रहे थे। उधर ज़्यादातर मैजिकर्स, क्रिस्टलियर्स, वेपनर्स ही भरे पड़े थे, जो बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों को हरा रहे थे और उनको एक एक करके वो स्क्रॉल को खोल के मैजिक को यूज़ करना पड़ता था। उसके बाद वो बेकार हो जाती थी, उसको फेंकना पड़ जाता था। उन स्क्रॉल्स में ज़्यादा पावर भी नहीं थी, बस आग की थी, पानी की थी और हवा की थी। उससे ज़्यादा मैजिक को कैप्चर करने वाली लिखावट बन ही नहीं पाई। तो वो लोग उसी के साथ लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद कोई बैग से स्क्रॉल निकालने के टाइम्स की वजह से मर जाता था और किसी किसी के पास तो स्क्रॉल ही ख़त्म हो जाता था। इसी चक्कर में वो भी मारे जाते थे। और जहाँ तक ये मैजिकर्स, क्रिस्टलर्स और वेपनर्स थे, वो पीछे होके देख रहे थे जब तक आगे वाले कुछ विरोधी सेनाओं की कुछ सेना कम नहीं हो जाते। जब उनके सेना कम हो जाएंगे तब ये लोग लड़ाई करने जाएंगे। पूरी सारे लोगों में से एक का स्क्रॉल ख़त्म हो गया था और आगे था एक वेपनर ने देख लिया था कि उसके पास स्क्रॉल ख़त्म हो गया है। वेपनर ने मुस्कुराते हुए उसको मारने के लिए आगे आया और वो जो आम इंसान था वो तो डर के मारे पतलून गीली कर लिया था। और वो इतना डर गया था, जिसमें मैजिक वाली स्क्रॉल नहीं है उसी को यूज़ किया। मगर हैरानी तो तब हुई जिसमें मैजिक स्टोर ही नहीं है, उसमें से भी मैजिकल अटैक निकल रहा था।
उस मैजिक के अटैक में वो वेपनर मारा गया और बहुत सारे आम लोगों ने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने भी ये सब ट्राई किया और किसी किसी का काम भी कर रहा था। बिना स्टोर किए उसमें से मैजिक अटैक्स निकल रहे थे और उनमें भी किसी किसी का निकल रहा था और किसी किसी का नहीं निकल रहा था। और सारे मैजिकर्स, वेपनर्स और राजाएं दूर बैठे उनको देख रहे थे कि बिना स्टोर वाले मैजिक से भी वो स्क्रॉल को यूज़ करके मैजिक कर रहे थे। तो इनको मालूम चल गया जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रॉल का यूज़ करके वो मैजिक कर सकते हैं। ऐसे ही वो लोग लड़ते 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 आधे सेना ख़त्म कर दिया और वो लोग बचे नहीं, वो लोग मारे गए क्योंकि पहले का जो अटैक्स था वो ज़्यादा पावरफुल था जो स्टोर हुआ था। और जब आप यूज़ कर रहे हैं उसका पावर इतना इफेक्ट नहीं करता था पहले की तरह, जिसको दो दो बार यूज़ करके उनको मारना पड़ रहा था। और किसी किसी को इतना पावरफुल मैजिकर थे जो इसको मार ही नहीं पाते थे। तो इसी की वजह से आधा सेना तो ख़त्म हो गई और आधा बची रही। पीछे जो मैजिकर्स, स्टीलियर्स और वेपनर्स थे उन लोगों ने अटैक कर दिया और उन लोगों ने जंग जीत ली। मगर जंग जीतने के बाद उस राजा ने हर आम आदमी को ढूंढ ढूंढ के जो स्क्रॉल का यूज़ करके पावर यूज़ कर सकता था उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला और उनका एक दर्जा दिया गया स्क्रॉलर्स। अब स्क्रॉलर्स का पावर बहुत कम रहता था, इसी वजह से उनको सबसे नीचे 4th नंबर में रखा गया। और यही सब देखते हुए उन लोगों ने और भी कई सारी चीज़ों के साथ तो आम इंसानों को परखा गया और किसी चीज़ के साथ मैजिक कर सकते हैं क्या। बहुत सदियाँ बीतने के बाद जब उनको कुछ भी नहीं मिला तो ढूंढना छोड़ दिया कि भैया आप तो नहीं मिलेगा। और ऐसे ही 4 पथ तैयार हुए और उन आम लोगों को आम इंसान ही बताया गया। और जो भी आम लोगों बच गए थे उन लोगों ने तरक्की की और धीरे धीरे दुनिया को बदल दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई, गाड़ी बनी, मिसाइल्स, रॉकेट, और उनको भी धीरे धीरे नीच दर्जे से हटा दिया गया। आप आते हैं मॉडल ज़माने में जिन पे गाड़ियाँ हैं, वही ट्रेन, रॉकेट, एरोप्लेन, और देश भी अलग अलग है, रसिया, जापान, चाइना, इंडिया, ऐसे अलग अलग देश भी मौजूद हैं। और उधर सब मैजिकर, क्रिस्टलर्स, वेपनर्स मिलजुल के रहते थे। और इनमें हालात को काबू करने के लिए पुलिस बनाई गई जिसमें मैजिकर, वेपनर्स भी भरे पड़े थे। और उनको भी अलग से एक बड़ा सा डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें बड़े बड़े लेवल के मैजिकर्स, क्रिस्टलर्स और वेपनर्स भरे हुए थे। और उधर एक आम इंसान उन सबको लीड करता था क्योंकि आम इंसानों ने ही पूरा दुनिया को तरक्की दी। और इसी को देखते हुए जैसे आम इंसानों ने नीचे दर्जे से खुद को हटाया और उनको ज़्यादा डिसीजंस लेने का क्षमता था। वेपनर्स, क्रिस्टलियर्स और मैजिकर्स थे, उनको देश सुरक्षित करने का जिम्मेदारी लिया गया और ये सभी लोगों ने मिलके फैसला लिया गया। और जो हमारा इंडियन सुरक्षा ग्रुप का नाम है लाइट क्रोमा, और जो इंडियंस की जो लाइट क्रोमा की टीम थी उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके ऊपर बड़ा सा खतरा मंडराने वाला था क्योंकि 3 देशों में 3 बुक चोरी हो गया था और 1 बुक इंडिया में। और ये जो चारों बुक है अगर उन लोगों के हाथ में पड़ गया जो बुक्स चोरी कर रहे हैं तो दुनिया में तबाही का मंजर आ जाएगा। और उस बुक के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, बस सारे देश के जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों को ही मालूम था। यहाँ तक कि जो सुरक्षा कर रहे हैं वेपनर्स, क्रिस्टलियर्स, उन लोगों को भी इस बुक के बारे में पता नहीं क्योंकि बहुत पहले ही उस बुक में कुछ कैद करके रख दिया गया। और समय के साथ साथ लोग भूलते रह गए। सारे देशों में जो बड़े बड़े लोग हैं बस उनको ही इस बुक के बारे में पता है। जो 4 बुक था जापान, कोरिया, अमेरिका और इंडिया में था। पहले अमेरिका में चोरी किया गया और जो चोरी करने वाले लोग थे वो खुद को रो गार्डियंस के नाम से बुलाते थे
और इन रो गार्डियन के अंदर जो जितने भी मैजिकर्स, क्रिस्टलर्स और वेपनर्स थे, और उन सब के पास बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की पावर रहती थी, और उन सब को अलग अलग देशों से ही लाया गया था। उनको भी उस बुक के बारे में कुछ पता नहीं था, बस चुराना है तो है, और उनको बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया जाता था, और वो लोग भी ज़्यादातर पैसे और मज़े के लिए ही काम करते थे। और उन बुक को भी हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस बुक को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत पड़ती थी। और जहाँ पे बुक रखा जाता था उधर भी हाई सिक्योरिटी को तोड़ उधर के सबसे पावरफुल लेवल के जो मैजिकर्स, क्रिस्टलियर्स और वेपनर्स रहते थे उनको मुकाबला करके उस बुक को लेना पड़ता था। और इन सब के लिए उनको 5 साल तो लग ही जाते थे। और अमेरिका से बुक हासिल करने में रो मेंबर से एक मैजिकर मारा गया जो रसिया से बिलोंग करता था। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रो मेंबर में कितने पावरफुल विलेंस भरे पड़े हैं। जब बुक चोरी होने का सारे देशों को पता चला तो सारे देशों में हलचल मच गई। बुक को चोरी करने के लिए रो मेंबर ने कोरिया पे हमला किया, और इस बार बहुत सारे देशों ने ताकतवर मैजिकर्स और क्रिस्टलर्स और वेपनर्स को भेज दिया कोरिया पे, उन रो मेंबर को रोकने के लिए और अमेरिका का रो बुक हासिल करने के लिए। और इंडिया से भी लाइट क्रोमा के टीम से मैजिकर, क्रिस्टलर्स और वेपनर्स भी गए थे, मगर फिर भी उन लोगों को रोक नहीं पाए। और इस बार भी 5 साल तक रो गार्डियन के साथ सभी देशों की लड़ाई हुई, और 5 साल के बाद रो गार्डियन ने फिर एक बुक को हासिल कर लिया, और जितने भी देशों से मैजिकर्स, क्रिस्टलियर्स और वेपनर्स थे उन सब को हरा दिया। और इस बार रो मेंबर की टीम से 2 लोग मारे गए थे। अब रो गार्डियन हमला करते हैं जापान पे, क्योंकि एक बुक जापान पे भी है। कुछ देश बच गए थे जिन्होंने कोरिया को हेल्प नहीं की थी। उस बार जापान को हेल्प करने के लिए अपना हीरो जापान में भेज दिया गया, और इस बार भी रो गार्डियन ने जापान को हरा के बुक को हासिल कर लिया। अब बचा है एक ही बुक जो है इंडिया में, और 5 साल जो बचा था कुछ हीरोज़ को इकट्ठा करके रख लिया गया। और काफ़ी सारे देश तो अपना हीरोज़ भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके पास हीरोज़ की कमी हो गई थी, क्योंकि इंडियंस के तरफ बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। सबको स्टोरी तो पता ही चली गया। अब अगले वीडियो में लाइट क्रोमा की एपिसोड 1 सुनाऊंगा।